हेलो फ्रेंड्स, आप सबका गोविंद लेक्चर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम कक्षा 9 जो आपकी अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसके अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने विज्ञान विषय, भूगोल, हिंदी इन सभी के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करा रखा है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो आज हम अर्थशास्त्र के पहले अध्याय पालमपुर गांव की कहानी के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि भारत की जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। आप सब जानते होंगे कि भारत में जो जनसंख्या की गणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है और उसमें प्रत्येक बार प्रत्येक गांव का क्या किया जाता है, एक बार पूरा सर्वेक्षण किया जाता है। तो पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिकाओं को भरिए। हमें कुछ सारणी दी गई है और उनको हमें कुछ सूचनाओं जो पालमपुर गांव से संबंधित है उस पालमपुर गांव से संबंधित सूचनाओं के आधार पर इन तालिकाओं को भरना है। पहला है अवस्थित क्षेत्र, अवस्थिति क्षेत्र यानी वो कहाँ पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है गांव का कुल क्षेत्रफल। तीसरा भूमि का उपयोग और चौथा है सुविधाएं। तो देखिए ये दो सारणी दी गई है, इन दोनों सारणी को हमें भरना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अवस्थिति क्षेत्र की कि आखिर ये स्थित कहाँ है। तो जो पालमपुर गांव है वो पड़ोसी गांवों और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। इसके निकटतम सबसे जो छोटा कस्बा है वो शाहपुर है और निकट का जो सबसे बड़ा गांव है वो कौन सा है, रायगंज है। फिर बात करें गांव के कुल क्षेत्रफल की तो वो लगभग 276 हेक्टेयर है। कितना है? 276 हेक्टेयर है। फिर बात करें भूमि का उपयोग, तो भूमि का उपयोग देखो, एक सिंचित क्षेत्र है और एक असिंचित क्षेत्र है। सिंचित का मतलब जहाँ पानी की सप्लाई होती है, जहाँ सिंचाई होती है और उसके परिणाम स्वरूप खेती होती है। तो जो सिंचित क्षेत्र है वो 200 हेक्टेयर है और असिंचित कितना है, वो है 74 हेक्टेयर। ठीक है। और भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है वो कितनी है, 26 हेक्टेयर है। तो वैसे यहाँ पर ये गांव का कुल क्षेत्रफल 276 हेक्टेयर लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि ये कहीं पर 300 हेक्टेयर लिखा हुआ है, तो ऐसा प्रश्न कभी परीक्षा में नहीं पूछेगा। ठीक है, ये केवल आपको सारणी को देख के बताना है, इनका कोई मतलब नहीं है। और अगला है सुविधाएं। तो देखो गांव में क्या क्या सुविधाएं हुई है। सबसे पहले बात करें शिक्षा की, तो इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय है और एक हाई स्कूल है। फिर बात करें चिकित्सा की, तो इस गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और एक निजी क्या है, औषधालय यानी हॉस्पिटल है जिसमें रोगियों का उपचार किया जाता है। फिर बात करें बाजार की, तो पालमपुर एक छोटा सा गांव है, उसमें बाजार ज़्यादा विकसित नहीं है। लोग शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं क्या करते हैं, खरीदते हैं और फिर उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। गांव में केवल छोटे छोटे जनरल स्टोर है जिनसे आवश्यक सामान क्या हो जाता है, मिल जाता है। अगला है बिजली आपूर्ति, तो गांव के सभी घरों में अब लगभग बिजली की पूर्ति होती है और इसके अतिरिक्त आपने पढ़ा होगा कि बिजली की पूर्ति से नलकूप चलाने और छोटे व्यवसायों में भी होता है। यानी बिजली का उपयोग पानी के लिए नलकूप चलाने और छोटे छोटे जो उद्योग धंधे हैं उनमें किया जाता है। फिर बात करें संचार की, तो एक बड़ा गांव रायगंज है, वो पालमपुर गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है और प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से क्या करती है, जोड़ती है। और इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लपी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई प्रकार के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं और इन साधनों के माध्यम से विभिन्न स्थानों से क्या होता है, परिवहन होता है। बात करें फिर निकटतम कस्बे की, तो वो कौन सा है, शाहपुर है। तो ये पालमपुर गांव के बारे में कुछ जानकारी थी, सामान्य जानकारी जो आपने अध्याय में पढ़ी होगी। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से मेन प्रश्न शुरू हो रहे हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है, उन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है, क्या आप सहमत हैं? ये बोल रहा है कि खेती की जो आधुनिक तकनीक है उसमें ऐसे कई सारे, आगतों का मतलब है साधन, क्या है, साधन, ऐसे कई सारे साधनों की आवश्यकता होती है जिनका निर्माण कहाँ किया जाता है, उद्योगों के अंदर किया जाता है। यानी ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिनका निर्माण उद्योग यानी कल कारखानों अथवा फैक्ट्रियों में किया जाता है। तो क्या आप इस बात से सहमत है, ये हमें बताना है। तो हाँ, हम बिल्कुल सहमत हैं
कि आजकल जो आधुनिक कृषि हम कर रहे हैं उस कृषि को करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, संसाधन चाहिए, साधन चाहिए। जैसे बात करें HIV बीजों को अधिक पानी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके साथ ही बेहतर परिणाम या नतीजों के लिए रासायनिक खाद चाहिए, जैसे यूरिया, DAP, कीटनाशक चाहिए। इसके अलावा किसान सिंचाई के लिए क्या लगाते हैं, नलकूप लगाते हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर और थ्रेसर जैसी मशीनें भी प्रयोग में लाई जाती है। और HIV बीजों की सहायता से गेहूं की पैदावार 13 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर कितनी पहुंच गई है, 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक हो गई है। और अब किसान हैं, किसानों के पास बाजार में बेचने के लिए अधिक मात्रा में अतिरिक्त गेहूं भी उपलब्ध होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे साधन बढ़े, कृषि करने के साधन बढ़े, वैसे वैसे उत्पादन में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर हम आधुनिक तरीके से कृषि करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें साधनों की जरूरत होगी। जैसे बात करें प्राचीन समय में, तो प्राचीन समय में खेतों की जुताई के लिए हल का उपयोग होता था, तो समय पर जुताई नहीं हो पाती थी या जुताई करने में ज़्यादा समय लगता था। लेकिन आज ट्रैक्टर आ गई तो कुछ ही घंटों में बहुत सारी जमीन को जोता जा सकता है। तो ये तब कब पॉसिबल हुआ, जब हमारे पास साधन उपलब्ध हुए। तो हम कह सकते हैं निश्चित रूप से कि अगर हमें आधुनिक कृषि करनी है तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा किसकी जरूरत होगी, साधनों की जरूरत होगी। बिना साधनों के हम आधुनिक कृषि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की। यानी जब पालमपुर में पहले बिजली नहीं थी और उसके बाद बिजली आपूर्ति की सुविधा हुई तो इससे किसानों को क्या फायदा हुआ। तो देखें, बिजली से खेतों में स्थित सभी नलकूपों और विभिन्न प्रकार के छोटे उद्योगों को क्या मिलती है, विद्युत ऊर्जा मिलती है। पहले नहीं मिलती थी तो नलकूप वगैरह इतने नहीं चलते थे, लेकिन जब बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगी तो अब किसानों को बहुत ज़्यादा मदद मिल गई। देखो इससे क्या हुआ, इससे पालमपुर के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई बेहतर तरीके से करने में क्या की है, सहायता की है। पहले जो सिंचाई रहट या कुओं के माध्यम से होती थी, अब वो नल कूपों के माध्यम से बहुत दूर दूर तक पानी को भेजा जा सकता था। इससे क्या हुआ, इससे पहले वे रहट के द्वारा सिंचाई करते आते थे, जो अधिक प्रभावशाली तरीका नहीं था। किंतु अब बिजली की सहायता से वो बहुत बड़े क्षेत्र को कम समय में अधिक प्रभावशाली तरीके से क्या कर सकते हैं, सिंच सकते हैं, उसमें पानी की सप्लाई कर सकते हैं। बिजली से सिंचाई प्रणाली में क्या हुआ है, सुधार हुआ है और किसान पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। फिर अब उन्हें मानसून की बरसात पर निर्भर रहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। पहले ज़्यादातर वो मानसून की बारिश पर निर्भर करते थे क्योंकि पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने की ज़्यादा सुविधा नहीं थी। लेकिन अब बिजली जब आ गई है तो फिर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से भेजा जा सकता है पाइपों की सहायता से। तो जिससे क्या हुआ, किसानों की जो मौसम पर निर्भरता थी, जो मानसून पर निर्भरता थी, वो भी क्या होगी, खत्म होगी। और बिजली के प्रयोग के कारण किसानों को बहुत से कामों के हाथों और चिंताओं से भी क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। पहले ज़्यादातर जो काम थे वो लोगों के द्वारा किए जाते थे, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता था, ज़्यादा लोगों की जरूरत होती थी। लेकिन अब मशीनें आ गई तो बहुत कम समय में सारा काम हो जाता है। जैसे समझ लीजिए पहले गेहूं को अलग करना हो भूसे से, तो पहले लोग क्या करते थे, बैलों की सहायता से कई सारे लोग मिलकर गेहूं को साफ करते थे। लेकिन अब थ्रेसर आ गया तो थ्रेसर के अंदर गेहूं को फटाफट डालते जाओ और आसानी से गेहूं क्या हो जाएंगे, साफ होते जाएंगे। तो क्या हो गया, इससे फायदा हुआ है। तो कई सारे इसी तरह जो बिजली से चलने वाले उपकरण है कई सारे, तो उन उपकरणों की मदद से क्या हुआ है, किसानों का जो पहले काम बहुत ज़्यादा समय में होता था अब वो बहुत कम समय में होने लगा है और किसानों को कई सारे कामों में क्या हुई है, सुविधा हुई है। अगला प्रश्न है, क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है और क्यों। ये बोल रहा है कि जो सिंचित क्षेत्र है, जो पानी की सिंचाई वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर वृद्धि कर दी जाए या उसको बढ़ाना है वो महत्वपूर्ण है। क्यों, तो बिल्कुल सही बात है, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना क्या है, जरूरी है। क्यों, क्योंकि भारत में जो मानसून की बरसात है वो कैसी होती है, अनिश्चित होती है और भ्रमणशील है। कोई फिक्स नहीं है कब होगी, कब कहाँ कितनी होगी, इसका कोई अंदाजा हम नहीं लगा सकते। जैसे राजस्थान की बात करें तो कभी कभार बहुत ज़्यादा होती है लेकिन कभी कभार होती ही नहीं है। तो कैसा है, अनिश्चित है। तो कृषि के लिए भूमि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कृषि के अंतर्गत आने वाली जो भूमि है वो किसानों के पास पर्याप्त नहीं है। तो यदि किसानों को सिंचित भूमि खेती के लिए उपलब्ध हो जाती है तो वो थोड़ी जमीन पर भी क्या कर सकते हैं, बहुत अधिक उत्पादन कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारे पास भले जमीन कम है लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है तो उस कम जमीन पर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन भले हमारे पास बहुत ज़्यादा जमीन है लेकिन अगर पानी नहीं है तो वो जमीन हमारे किसी काम की नहीं है।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है या महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है, पालमपुर के 450 परिवारों में भूमि के वितरण को एक सारणी बनाकर समझाइए। तो जो हम बात करें पालमपुर गांवों में परिवार की संख्या की, तो 150 परिवारों के पास क्या है, बिल्कुल भूमि नहीं है। वो कैसे हैं, भूमिहीन है, किसी भी प्रकार की जमीन नहीं है। फिर बात करें 240 परिवारों की, तो उनके पास लगभग 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। और कुछ ऐसे परिवार है, लगभग 60 परिवार, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन है। अगर हम 1 हेक्टेयर की अभी वर्तमान में बात करें राजस्थान में, तो वो लगभग 8-8.5 बीघा के समथिंग है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ऐसा प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला है, पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। अब देखो, अगर जैसे ये व्यक्ति है, ये कोई समझ लीजिए एक गांव है और एक समझ लीजिए बी गांव है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो श्रमिक है वो समझ लीजिए 100 श्रमिक मौजूद है। कितने हैं, 100। और यहाँ पर समझ लीजिए 400 श्रमिक मौजूद है। तो क्या होगा, जहाँ पर श्रमिक कम होंगे, जहाँ श्रमिकों के बीच में प्रतिस्पर्धा कम होगी, वहाँ पर मूल्य भी ज़्यादा होगा। लेकिन जहाँ पर मजदूर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होगी, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसी स्थिति में कम कीमत में भी आपको क्या हो जाएंगे, मजदूर मिल जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर है कि जो पालमपुर गांव है उसमें जो खेतीहर मजदूर है उनमें काम के लिए क्या है, प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि वहाँ पर बेरोजगार लोग ज़्यादा है। इसीलिए लोग कम दरों पर भी क्या है, मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए लोग कम मूल्य पर भी मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं। सीधी सी बात है, जहाँ पर ज़्यादा बेरोजगार होंगे वहाँ पर आपको कम कीमत पर भी क्या मिल जाएंगे, लोग मजदूरी के लिए मिल जाएंगे। और जहाँ पर बहुत कम मजदूर बेरोजगारी होगी वहाँ पर आपको अगर कोई मजदूर चाहिए तो फिर ज़्यादा रेट देनी पड़ेगी। तो वही बात यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने क्षेत्र के 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, क्या उन्हें नकद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में मिलता है, क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलता है या क्या वे कर्ज में हैं। बहुत सारे प्रश्न इसमें पूछ लिए हैं। तो देखिए हमारे क्षेत्र में ये भी कोई वैकल्पिक प्रश्न है, आपको करना हो तो करें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न कभी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। देखो, तो हमने हमारे क्षेत्र में रामदयाल और लक्ष्मी 2 कैसे मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, उनसे हमने बात की है, जो एक निर्माण स्थल पर क्या करते हैं, काम करते हैं। कहीं पर कोई निर्माण कार्य चल रहा है और वहाँ पर वो काम करते हैं। उन्हें मजदूरी के रूप में डेली कितने मिलते हैं, 70 से 80 रुपये मिलते हैं। और हाँ, उन्हें मजदूरी क्या मिलती है, नकद मिलती है, कैश मिलती है। और उनमें से अधिकतर को नियमित रूप से काम नहीं मिलता, क्योंकि बहुत से लोग कम दरों पर काम करने के लिए क्या हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। जैसे ये व्यक्ति एक दिन के लिए 200 किराए पर गया, दूसरे दिन दूसरा तैयार हो गया, बी बोला मुझे 150 ही देना, तो भाई एक को 200 क्यों देगा, बी वाले को दे देगा। तो मतलब श्रमिकों के बीच में प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो इस वजह से प्रतिदिन एक व्यक्ति को नियमित रूप से काम मिले ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि उन्हें क्या मिलती है, कम मजदूरी मिलती है। और इसी कारण वो क्या हुए हैं, कर्ज में भी डूब गए हैं। यानी कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो कर्ज में भी डूबे हुए हैं और कम मजदूरी के कारण वे बड़ी कठिनाई से अपने परिवार का क्या करते हैं, भरण पोषण कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं, समझाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए। प्रश्न पूछ रहा है कि यदि एक ही भूमि का उपयोग करते हुए आप अगर उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो तो किन किन तरीकों का उपयोग करके आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हो। तो पहला है, देखो, बहुविध फसल प्रणाली। क्या है, बहुविध फसल प्रणाली, मतलब अलग अलग फसलों को उगाया जाए। तो भूमि के एक ही टुकड़े पर एक ही वर्ष में कई फसलें उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। यानी एक ही भूमि पर बार बार एक वर्ष में कई सारी फसलों का उत्पादन करना। इस भूभाग पर कृषि उत्पादन बढ़ाने का यह क्या है, सबसे बहुत ही प्रचलित तरीका है। पालमपुर में जो किसान हैं वो कम से कम एक साल में कितनी फसल उगाते हैं, 2 फसल उगाते हैं। जबकि पिछले 15 से 20 वर्षों से कई लोग तीसरी फसल के रूप में भी क्या करते हैं, आलू उगाते हैं। तो इससे क्या हो गया, एक वर्ष में 3 पैदावार होगी, जिससे लोगों की उसी जमीन पर, जितनी जमीन पहले थी उसी जमीन पर उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया और उनकी आमदनी भी बढ़ गई। दूसरा है आधुनिक कृषि तरीकों का उपयोग। जैसे हम बात करें पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो आधुनिक कृषि तरीकों को अपनाने वाले भारत के पहले किसान हैं। इस क्षेत्रों के किसानों ने क्या किया, सिंचाई के लिए जैसे नलकूपों, HIV बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया। इसके अलावा ट्रैक्टर,
थ्रेशर का भी प्रयोग किया, जिससे क्या हुआ, जिससे जुताई और फसल की जो कटाई है वो क्या हो गई, आसान होगी। और उन्हें कम प्रयासों में क्या मिली, सफलता मिली। उन्हें गेहूं की अधिक उत्पादन मिली और एचआईवी बीजों की सहायता से 13 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक क्या हो गई, गेहूं का उत्पादन हो गया। अब किसानों के पास बहुत सारा धन क्या है, बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध है। तो इन दो तरीकों के, विशेषकर एक तो पहला तरीका बहुविध फसल प्रणाली और दूसरा आधुनिक कृषि तरीकों का उपयोग, इन दो तरीकों की मदद से हम कम भूमि पर या एक ही भूमि पर एक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में किसान की आमदनी भी होगी और उस भूमि का सही उपयोग भी हो पाएगा। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा कीजिए। मतलब एक कोई किसान है और उसके पास कितनी जमीन है, 1 हेक्टेयर भूमि, तो उसके बारे में कुछ सामान्य चर्चा बताइए कि वो किस प्रकार फसल कर सकता है, उसकी आमदनी कैसी होगी, उसकी अर्थव्यवस्था कैसी होगी, उसके बारे में बताना है। तो भूमि को मापने की इकाई क्या है, 1 हेक्टेयर है और 1 हेक्टेयर का साधारण मतलब है 100 मीटर की भुजा वाले वर्गाकार भूमि के टुकड़े के क्षेत्रफल के बराबर। मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपके पास एक वर्ग है, ये तो एक आयत बना, एक वर्ग बनाना है आपको, जैसे ये एक वर्ग है। अब इसकी चारों भुजा कितनी है, 100 मीटर, तो इसका जितना क्षेत्रफल होता है लगभग इसी के बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर होता है। तो 1 हेक्टेयर वाले अगर भूमि वाले में किसान की बात करूं तो वो उस किसान को हम कौन सी श्रेणी में रखेंगे, छोटे किसान की श्रेणी में रखेंगे। वो न तो मध्यम है और न ही उच्च श्रेणी का किसान है, वो बिल्कुल कैसा है, छोटे श्रेणी का किसान है, क्योंकि 1 हेक्टेयर जमीन है। तो उसे ज्यादातर काम क्या होगा, किसान और उसके परिवार के सदस्य ही करते हैं। यानी अगर किसी के पास 1 हेक्टेयर जमीन है तो उसका जो ज्यादातर काम है वो किसान खुद और उसका परिवार मिलजुल के करता होगा। किसान आमतौर पर खेत की जुताई करने के लिए एक जोड़ी बैलगाड़ी का उपयोग करता होगा। परिवार के सदस्य बीज बोने में उसकी सहायता करते होंगे और फसल के समय के दौरान उसे कुछ मजदूरों को रखने की आवश्यकता पड़ती होगी। ये एक सामान्य किसान या छोटे किसान की क्या हो सकती है, स्थिति हो सकती है, जिसके पास कितनी जमीन है, लगभग 1 हेक्टेयर भूमि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मंझोले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे अलग है। यानी मध्यम किसान और बड़े किसान वो छोटे किसानों से कैसे अलग है और वो कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं। तो अगर हम बात करें आधुनिक कृषि तरीकों की, तो इसमें किसी भी कृषि को करने के लिए बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है और मझोले और बड़े किसानों की कुछ अपनी क्या होती है, बचत होती है और इस प्रकार वे अपनी इस जरूरी पूंजी का क्या कर लेते हैं, प्रबंध कर लेते हैं। भाई बात करें दूसरे छोटे किसानों की, तो उनके पास पूंजी का प्रबंध करने के लिए बड़े किसानों या व्यापारियों से क्या करना पड़ता है, पैसा उधार लेना पड़ता है, क्योंकि उनके पास तो इतनी जमीन होती नहीं है और उतना उत्पादन नहीं होता कि वो उनको बेच के क्या कर सके, अपनी आमदनी कर सके। तो इस प्रकार के ऋणों की ब्याज दर भी क्या होती है, अधिक होती है और इस ऋण को वापस करने के लिए उन्हें क्या करनी पड़ती है, बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को मझोले व बड़े किसानों की तुलना में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मझोले और बड़े किसान हैं वो अपनी फसल के उत्पादन से कुछ पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनके पास उतनी जमीन ही नहीं है कि वो उनसे उतना उत्पादन कर सके कि वो बाजार में बेचने के लिए उपलब्ध हो। तो इस प्रकार छोटे किसानों की जो स्थिति है, वो छोटे किसानों की स्थिति मझोले और बड़े किसानों की तुलना में बहुत ही दयनीय है और इस कारण वो क्या करते हैं, दूसरों से ऋण लेते हैं और बेचारे ऋण को चुकाते चुकाते ही क्या हो जाते हैं, अपनी जिंदगी को समाप्त कर बैठते हैं। अगला प्रश्न है, सविता को किन बात पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला है। ठीक है, और क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती। ये बोल रहा है कि सविता नाम की जो महिला है उसने तेजपाल सिंह से ऋण लिया है, क्या अगर वो वही ऋण अगर बैंक से लेती तो क्या उसे कुछ फायदा होता या नहीं होता। तो देखें, तेजपाल सिंह ने सविता को 24% की ब्याज दर पर 4 महीने के लिए पैसा दिया है। कितने परसेंट पर, 24% पर। कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा ब्याज दर है। सविता क्या है, एक कृषि मजदूर के रूप में कटाई के समय 35 रुपए प्रतिदिन की दर पर खेतों में काम करने में क्या होती है, सहमत होती है। और तेजपाल सिंह द्वारा सविता से लिया जाने वाला ब्याज बैंक की तुलना में क्या है, बहुत ज्यादा है। और सविता यदि यही अगर ऋण कहां से लेती, बैंक से लेती, तो निश्चय ही उसे क्या होता, कुछ फायदा होता, उसकी ऐसी हालत नहीं होती,
क्योंकि बैंक 24% ब्याज कभी नहीं लेती, बैंक लगभग 7 से 8% ब्याज पर पैसा दे देती है। तो ऐसी स्थिति में जो सविता नाम की महिला है उसे बहुत ज़्यादा फायदा होता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पाद के तरीकों में हुए परिवर्तन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। और ये प्रश्न कैसा है, वैकल्पिक है, आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं तो नहीं करना। तो देखें, अगर हम बात करें अपन खुद, अगर बात करें किसी अपने माता पिता से और उनसे अगर पूछे कि भाई आज से 30 वर्ष पहले हमारे यहाँ सिंचाई कैसे होती थी, उत्पादन कैसे होता था, कितना होता था, क्या उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में फर्क आया है, तो वो हमें स्पष्ट रूप से बताएंगे कि आज से लगभग 30 वर्ष पहले जो किसान हैं वो अपने खेतों को किसकी सहायता से जोता करते थे, बैलों की सहायता से जोता करते थे। सिंचाई की ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी और वे ज़्यादातर मानसून की बरसात पर क्या करते थे, निर्भर रहते थे। और मानसून की बरसात कैसी होती है, अनियमित होती है। वही कुएं से पानी निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, रहट का उपयोग किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे तकनीक बदलती गई तो आज की इस समय में हम सिंचाई के लिए क्या करते हैं, नलकूप का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ HIV बीजों का उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का, इनकी सहायता से खेती करने लगे हैं। तो क्या हुआ है, उत्पादन पहले की तुलना में ज़्यादा होने लगा है। अब हम खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर और अलग अलग मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे क्या हुआ है, जिससे जुताई और फसल कटाई की प्रक्रिया भी तेज हो गई है और हम कम समय में ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूची बनाइए। गैर कृषि मतलब जो कृषि पर आधारित नहीं है, जैसे डेयरी निर्माण, डेयरी उद्योग है वो, विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, बढ़ई, ये सारे क्या है, ये गैर कृषि उत्पादन कार्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कृषि उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। गांवों में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए क्या किया जा सकता है। यानी गांवों में अगर हमें कृषि पर जो आधारित नहीं है वो कार्य, जिन्हें गैर कृषि कार्य कहते हैं, जो कृषि पर आधारित नहीं है, अगर हमें कुछ और गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम गांवों की बात करें तो गांवों में लगभग 75% जो लोग हैं वो किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, जिनमें किसान और खेती और मजदूर दोनों शामिल है। किंतु इनकी जो आर्थिक दशा है वो क्या है, बहुत ही खराब है, शोचनीय है। और उनकी जो जनसंख्या है वो दिन ब दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जबकि भूमि क्या है, भूमि तो स्थिर है, जो पहले थी वो की वो आज ही है, और बंटवारा होकर अब वो तो धीरे धीरे और कम हो रही है। तो कृषि क्रियाओं में और अधिक मजदूरों को काम मिल पाने की संभावना क्या है, बहुत ही कम है। इसीलिए गैर कृषि कार्यों में वृद्धि करना बहुत ही जरूरी हो गया है, जैसे डेयरी, विनिर्माण उद्योग, दुकानदारी, परिवहन, मुर्गी पालन, दर्जी, शैक्षिक कार्य, ये सारी क्या है, ये गैर कृषि क्रिया है जो कृषि पर निर्भर नहीं है। यहाँ तक कि किसान भी इस प्रकार के कार्यों में क्या हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, जब उनके पास खेतों से क्या हो जाए, कुछ समय बच जाए। तो और जब उनके पास खेतों में कुछ अधिक काम नहीं होता तो वैसे भी बेरोजगार होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ अन्य गैर कृषि कार्य कर सकते हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, अच्छी होगी। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 1 के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर फटाफट लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।